हेलो क्लास 10। अभी आ चुके हम अपने बी पार्ट पे, बी सेक्शन पे। इस जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, इसमें आपको 22 टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 18 अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सैम्पल पेपर में, फॉलोइंग इमेज इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद द रोमांटिक एरा and the revolution of 1848. Identify its name from among the following options. As you can see, there is a picture given. इसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शंस इज गिवन: मैरियाना, फिलिप विट, जर्मेनिया, ला इटालिया. सो बहुत इजी सा आंसर है. आंसर इज जर्मेनिया. नाउ कम टू द identify the name of the Prussian king who was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. That is, आपको नेम बताना है उस किंग का. विलियम फर्स्ट. फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली. ये यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ये रहेगा आपकी जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए. मतलब ये ऊपर वाला उनके लिए है जो देख सकते हैं, और जो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो नहीं देख सकते, उनके लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. मैंने आपको दोनों इसलिए बता दिया आंसर की, अपने को तो सिलेबस करना है, आप कैसे भी करो. ओके, ये इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट अबाउट बल्कन नेशनलिज्म. बल्कन के लिए कौन सा करेक्ट है? द ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड, फर्स्ट. तो ये आप इजीली पहले ऑप्शन आराम से पढ़ लें स्टॉप करके वीडियो को, और उसके बाद आप अपने आंसर सोच लें. देन तो इसमें से करेक्ट आंसर है ए फर्स्ट एंड सेकंड. इसका मतलब जो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दिए हैं, द बल्कन रीजन बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, एंड द रीजन comprise the ethnic groups include Greeks, Serbs, Montenegro, etc. Next question is, why did the weavers in Silesia revolt against contractors in 1845? Identify the appropriate reason from the following option. Contractors did not pay their dues, that's why the revolts was happened. Identify the major aspect that helped in the formation of nation state in Britain. क्या रीज़न था उसका? आंसर इज द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की. तो जो ये ग्रेट ब्रिटेन का जो नेशन स्टेट का जो आइडिया था, फॉर्मेशन था, वो ये था कि इनको बिल्कुल बिना मारपीट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के इन्होंने पावर सीज कर दिया था मोनार्की का. Identify the soil with the help of these clues. There is given few clues. Developed in area, high temperature, heavy rainfall. Humus contained, found in a Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. So the soil is laterite soil. Which of the following categories of resources can we put tidal energy? So tidal energy को किस resources की category में put करते हैं? The answer is renewable resources. ये बार बार बनती रहती हैं, ख़त्म नहीं होती, इसलिए इन्हें हम रिन्यूएबल की कैटेगरी में पुट करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग. सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. कौन से पावर शेयरिंग के स्टेटमेंट्स हैं? आप एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और इसमें तीन तीन के ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ. तो विच वन इज अ करेक्ट? करेक्ट आंसर इज अ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. इट इज़ power sharing good for the democracy. Power sharing create the harmony in a different groups. Power sharing bring transparency in the governance. This is the correct answer. Now come to the next question. How is judiciary act as an empire in a federal nation? So the answer is courts use the power of interrupt the constitution. That's why judiciary is act as an empire in a federal nation. नेक्स्ट असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन है. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन अ क्वेश्चन बिलो द असर्शन एंड रीज़न. असर्शन दिया है श्रीलंका अडॉप्ट सिन्हालाज एज ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. रीज़न इज द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड द फोस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन. तो क्या है आंसर? आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू. आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए.
दोनों ही चीज़ें हमने अपनी जो बुक है उसमें पढ़ी हुई हैं कि श्रीलंका चाहता था कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, तो यस, और वो इसलिए चाहता था जिससे उसकी कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन को बढ़ावा मिल सके, तो यस, बोथ आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ कम टू द मैच द फॉलोइंग, किसका किससे मैच कर रहा है, कौन सी जो लिस्ट है उसमें कौन सा जो पर्टिकुलर आइटम है वो पुट होगा, तो द आंसर इज A, that is the correct. Information technology match with the residuary subject. Police match with the state list. Education match with the concurrent list, and defense with the union list. Now the next question, Anita is appearing in an examination conducted in a recruitment of central government. There is, according to the 8th schedule, how many she can opt the to take the एग्ज़ाम विच लैंग्वेजेस, सो हाउ मैनी टोटल लैंग्वेजेस, इनका मतलब टोटली आस्क करने का ये है कि कितनी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ अप्रूवल हैं अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल, तो टोटल वी हैव 22 लैंग्वेजेस. Now the next question is, identify the administrative system Indian government help with the following information. आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन दी है. पावर शेयर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल called a third tier government. State government required to share some power and revenue with them. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर्स, कौन सा है, फेडरल है, यूनिटरी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, या फिर यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी फेडरल सिस्टम है. सो द आंसर इज डिसेंट्रलाइज्ड. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब हमने अपनी पावर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसको बांट दिया है, कुछ थोड़ा पावर यूनिटरी ने रखा है, थोड़ा स्टेट को दे दिया है, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में भी डिवाइड कर दिया है. सो द आंसर इज डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. Now come to the next question. Which of the following option prove that India is a quasi-federal state? कुछ options के साथ हैं. So which option is right? The option B. First, second and fourth. More power with center, residuary subject with center, and currency and railway with the center. These are the correct answers. Now come to the next question, 38. Identify the correct statement about the theory of federalism in the Indian Constitution. Answer is, the Constitution declared India as a union of states, and sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the Constitution. Now 2 statements are given. Again the assertion and reasoning questions are there. So the human development mentioned much socio-economic development has happened in a country. Comparison of national income of 2 countries explains human development index. So A is a true, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंट्री का होता चला जाएगा. But the second is says कि comparison of national income to countries explain human development. अगर हम 2 कंट्रीज़ के जो इनकम है, नेशनल इनकम है, उनको कंपेयर करते हैं तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो ये तो पूरी तरीके से रॉन्ग है. सो ए इज़ अ करेक्ट बट आर इज़ अ फॉल्स. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन अगेन, दैट द कुरियर इज़ अ टर्शियरी सेक्टर, बिकॉज वो सर्विस दे रहा है इसलिए. Read the following data information carefully and select the most appropriate answer from the given. यहाँ से आपको ये डेटा पूरा रीड करना है एंड देन उसके बाद आपको आंसर्स करने हैं. आप आराम से, मैं आपको डेटा शो कर देती हूँ, आप एक बार स्क्रीन को स्टॉप करके आराम से पूरा डेटा पढ़ लो, रिकग्नाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रीजन which Rita has chosen country A. Why she is chosen the country A? Most of the citizen rich has most equitable distribution of income. National income citizen is higher, average income is citizen is lower. So has most equitable distribution of income. उसको लगा कि अगर A कंट्री में जाती हूँ तो वहाँ पे लगभग जो सबकी सैलरी है, एज यू कैन सी कि ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हुई है, सबकी लगभग बराबर है, इस वजह से वो ए में ए को चूज कर रही है. विजय इज अंडर नरिश्ड एज अ वेट 45 kgs एंड द हाइट इज 1.78 मीटर्स. फाइंड आउट द BMI. ये आपको इसका फॉर्मूला याद करना होगा और ये उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है. सो आंसर इज 12.6. A woman works at a sweet shop in her village. Contract with the get
merged सैलरी आफ्टर द वर्किंग एंटायर डे, तो वो कहाँ पे काम कर रही है और उसको क्या कौन सा सेक्टर कहेंगे? दिस इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि वहाँ कोई बिल, कोई उसका सैलरी पेमेंट का नहीं है, कुछ उसका वर्किंग आवर वहाँ पर डिसाइड नहीं है, तो इसलिए वो कहाँ पे काम कर रही है? एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी ध्यान में रखने होंगे जो स्टोरी बेस्ड रहते हैं। Now come to the 44. According to the 17-18 data, the share different sector of employment percentage in India, primary, secondary and tertiary. और उसके बाद that the question is asking कि out of 3 sectors, why did the ratio of employment of primary sector high? प्राइमरी सेक्टर का जो रेशियो है वो इतना हाई क्यों है? सो द वर्कर्स इन अ प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। मतलब अंडर एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था कि वो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रखा है, बट होता ऐसा नहीं है। काम 2 का होता है और वहाँ पर 4 या 6 लोग या 2 से ज़्यादा लोग वहाँ पर लगे होते हैं। सो दैट्स वाई ऐसा देखने में लगता है कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है, बट वहाँ एक्चुअली में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। Now to a statement again, assertion and reason questions are there. Crude oil reserve in an entire world are depleting. We need to find a sustainable substitute for it. Oil and petrol prices are increasing day by day. So the answer is both A and R true, but R is not correct explanation. मतलब जो ऑयल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उनको जो हमारे फ्यूल्स हैं, जो क्रूड ऑयल्स हैं, उनको रिजर्व करना चाहिए, तो ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ अ मैन इज एम्प्लॉयड ऑन अ फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज़ टू डू लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, हिज वाइफ डॉटर हेल्प हिम। सो ये कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, सीजनल, ओवर एम्प्लॉयमेंट या साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट? सो द आंसर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पूरे परिवार काम कर रहा है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।